हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 10 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन होंगे दोस्तों? ये होंगी मोनिका कपिल मेहता। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर इनका फोटो भी देख सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर दोस्तों स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जेनेवा, वहाँ पर है। और अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो आपको दोस्तों आज के दिन का मेरा आपसे पहला सवाल है, आपको स्विट्जरलैंड की कैपिटल बतानी है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में लिख कर देंगे। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, करा है? तो अभी आपको पता होगा दोस्तों, अभी हम BS4 से डायरेक्ट BS6 में मूव करने वाले हैं। तो BS6 जो वाहन होंगे उनकी पहचान कैसे होगी? उनकी नंबर प्लेट पर एक स्पेशल रंग की पट्टी लगाई जाएगी। तो वो किस रंग की होगी दोस्तों? वो होगी हरे कलर की। जितने भी फोर व्हीलर होंगे सभी पर एक हरे रंग की पट्टी लगाई जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो पट्टी के साथ दोस्तों एक अलग से स्टिकर भी लगेगा, जो कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होगा। अगर हम बात करें पेट्रोल और CNG की गाड़ियों की, तो उन पर एक नीला स्टिकर लगेगा, और डीजल के जितने भी वाहन होंगे उन पर एक ऑरेंज कलर का स्टिकर लगेगा। BS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों भारत स्टेज। भारत ने भारत स्टेज 5 को क्विट किया है और हम डायरेक्ट भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 वाहन पर मूव कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इनके बीच की डिफ्रेंशिएट की, तो दोस्तों BS6 में सल्फर कंटेंट BS4 के मुकाबले कम होता है, जिससे कि ये वाहन कम पॉल्यूशन करते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किन दो देशों ने किया है दोस्तों? एक तो भारत है, दूसरे देश ये है डेनमार्क। आप यहां पर देख सकते हैं डेनमार्क और भारत ने हाल ही में बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU साइन करा है। और अगर हम बात करें दोस्तों इस MOU की, तो ये MOU साइन किया गया है दोस्तों डेनमार्क की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, यूटिलिटीज एंड क्लाइमेट और भारत की पावर मिनिस्ट्री के बीच। और ये हैं डेनमार्क की एम्बेसडर फ्रेडी सेवेने, और ये हैं हमारे भारत के पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय। इन दोनों ने इस MOU को साइन करा है। और आज के दिन का मेरा आपसे दूसरा सवाल है दोस्तों, आपको डेनमार्क की कैपिटल बतानी है। पहला सवाल तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल और दूसरा सवाल है डेनमार्क की कैपिटल। और अगर हम बात करें हमारे पावर मिनिस्टर की, तो पावर मिनिस्टर हैं हमारे RK सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है? आपको पता होगा अभी तक उत्तराखंड की दोस्तों राजधानी थी देहरादून, लेकिन अभी एक और सिटी को उत्तराखंड की समर कैपिटल बनाया गया है। तो वह कौन सी सिटी है दोस्तों? वह है गैरसैंण। हालांकि इनकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, बट जो ये अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो अभी इस समर से ये गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल लागू हो जाएगी। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये उत्तराखंड का मैप है दोस्तों। पहले जो इसकी जो विंटर कैपिटल है, जो कि पहले समर और विंटर दोनों कैपिटल थी, वह यहाँ पर है। और अब जो गैरसैंण है वो इस वाले एरिया में। यहाँ पर गैरसैंण को कैपिटल समर कैपिटल बनाने से एक और फायदा होगा दोस्तों, ये एरिया जो है, जो कि देहरादून से बहुत दूर है, यह भी पूरा डेवलप हो पाएगा। केंद्र सरकार ने चीन सीमा पर बड़े पैमाने पर रोड और पुल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को कितना बढ़ा दिया है? तो ये कितना बढ़ा दिया गया है दोस्तों? ये 10% बढ़ा दिया गया है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये एक पुल है। ऐसे ही पुल और सड़कों का निर्माण भारत की BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे चीन भारत बॉर्डर के पास कर रही है। आपको पता होगा कि 1 महीने के ज़्यादा समय से लद्दाख के 3 इलाकों यानी कि गालवान रिवर वैली, पेंगोंग त्सो लेक और हॉट स्प्रिंग गोगरा के पास चीनी आर्मी भारतीय टेरिटरी में घुसी हुई है। और वहीं इन्हीं लोकेशन पर दोनों देशों की फौज आमने सामने है। चीन की आपत्ति यह है क्योंकि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कर रहा है और तथा पुल और सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से कर रहा है। यही सब देखते हुए भारत ने अपने इस काम को और ज़्यादा तेज कर दिया गया है और 11,815 ज़्यादा मजदूरों को नियुक्त किया है। साथ ही यह 10% बजट बढ़ा दिया गया है दोस्तों, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो और ज़्यादा तेजी से हो सके। और अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड कौन करता है, तो ये करती है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO ने चीनी सीमा के पास सड़कें बनाने के लिए 11,815 मजदूरों की भर्ती का एग्रीमेंट कौन से राज्य के साथ किया है? तो ये कौन से राज्य के साथ किया है दोस्तों? ये किया है झारखंड के साथ। और BRO की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर के पास जितनी भी रोड्स बनती हैं, रोड और पुल बनते हैं, वह सब यही ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाती है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से इंडियन इकोनॉमी कितनी सिकुड़ जाएगी? मतलब कि इंडियन इकोनॉमी कोविड-19 की वजह से कितनी कम हो जाएगी? तो ये कितनी कम हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 3.2% कम। आप जानते ही हैं पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी कम हो रही है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमी 3.2% कम होगी, जबकि पूरे विश्व की ग्लोबल इकोनॉमी 5.2 यानी कि 5.2% कम हो जाएगी। और ये जो रिपोर्ट बताती है, इसके अनुसार 1870 के बाद ये पहली ऐसी मंदी है जो कि इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। हाँ, हालांकि इस बीच में 14 बार मंदी और पूरे विश्व में आई है, परंतु यह मंदी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ये मंदी करोड़ों लोगों को भीषण गरीबी की ओर धकेल देगी। और अगर हम बात करें दोस्तों वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? भारत की रैंकिंग है 168। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये कितने देशों के बीच है दोस्तों? टोटल 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 168 है। हालांकि यह रैंकिंग बहुत बुरी है, फिर भी अगर हम पिछले सूचकांक के अनुसार देखें तो भारत ने कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई है, क्योंकि 2018 में जो रैंकिंग हुई थी उसमें भारत 177वें नंबर पे था। और मैंने बात करी 2018 की, तो 2018 की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि दोस्तों ये सूचकांक प्रत्येक 2 साल में पब्लिश किया जाता है। और इसे पब्लिश कौन करता है? इसे पब्लिश करती है अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये तीनों मिलकर इस रिपोर्ट को हर 2 साल में पब्लिश करते हैं। और अगर हम बात करें कि ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को टॉप कौन से कंट्री ने किया है, तो ये किया है दोस्तों डेनमार्क ने। डेनमार्क पहले नंबर पर है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में और भारत की रैंक क्या है? 168। आपसे दोस्तों यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 168 है, तो इस रैंकिंग में टोटल कितने देशों को लिया गया है? तो आपको यह भी याद करना है कितने देशों को लिया गया है? 180 देशों में से भारत की रैंक 168 है। केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई है? तो अभी केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है दोस्तों, उसकी हेड कौन होंगी? हेड होंगी जया जेटली। और ये टास्क फोर्स बनाई क्यों है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है?
तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें 10 मेंबर होंगे। इस टास्क फोर्स को हेड करेंगी जया जेटली और इसका उद्देश्य है दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट तथा सेक्स रेशो एट बर्थ जैसे आदि मुद्दों के लिए सुझाव देना। तो ये टास्क फोर्स इन सभी मुद्दों पर अपने सुझाव 31 जुलाई तक देगी। और अगर हम बात करें तो ये टास्क फोर्स बनाई किसने है, तो ये टास्क फोर्स बनाई है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इसमें दोस्तों लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र को बढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बढ़ेगी महिलाओं की शादी की उम्र। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ये सुझाव भी दिए जाएंगे ताकि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र को बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो कि अभी 18 साल है। अगर हम बात करें तो आखिरी बार इस उम्र को 1978 में बढ़ाया गया था, जब इसे 15 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया था। तो अभी शादी लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र कितनी है दोस्तों, 18। माना जा रहा है कि इस बार ये उम्र बढ़ जाएगी। किस देश के पहले पुरुष वर्ल्ड चैंपियन जिमनास्ट कर्ट थॉमस का हाल ही में 5 जून को निधन हो गया? तो ये किस देश के थे दोस्तों, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या जापान? तो ये तो थे अमेरिका के। हाल ही में 5 जून को इनका निधन हो गया। मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ए अनीता कोटवानी, बी शानू मल्होत्रा, सी नीता मुनीम या डी कृष अय्यर? तो ये किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये किया गया है अनीता कोटवानी को। अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया जो कि एक मीडिया एजेंसी है उसकी नई सीईओ होंगी। हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गूगल क्लाउड के भारत में वरिष्ठ निदेशक कौन होंगे दोस्तों? क्या वे रवीश कुमार होंगे, अनिल वल्लूरी होंगे, वीरेंद्र नाथ दत्त होंगे या कृष अय्यर होंगे? तो उनका नाम है दोस्तों अनिल वैयूरी। अनिल वैयूरी गूगल क्लाउड के भारत में नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में काम करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश परीक्षा की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है दोस्तों? ये की है असम ने। असम ने हाल ही में पूरे राज्य में जितने भी कॉलेज हैं सभी में 100% मुफ्त प्रवेश परीक्षा की घोषणा की है। आप यहाँ पर भारत के नक्शे में असम को देख सकते हैं। असम हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक राज्य है जो कि 7 सिस्टर्स स्टेट में से एक है। और अगर हम बात करें असम की तो असम के सीएम है दोस्तों मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों जगदीश मुखी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।